नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। बीक्यू प्राइम में आपका बहुत स्वागत है। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है इस वक्त देश में जहां पर जातिगत जनगणना का काम शुरू हो चुका है। और न सिर्फ जनगणना बल्कि कास्ट सेंसस यानी जातिगत जनगणना भी वहां पर नीतीश कुमार करा रहे हैं। इसके पीछे की मंशा क्या है, आज इसी पर बात करेंगे। सियासी मंशा भी और सामाजिक मंशा भी। एक बात बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, नीतीश कुमार कई बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। ऐसा क्या हुआ इस बार 2022 में कि उन्होंने जातिगत जनगणना की घोषणा कर दी? आज तक उन्होंने पहला कभी ऐसा क्यों नहीं किया था? क्या इस बीच में देश में ऐसा कुछ हुआ है कि जो पिछड़ी जाति हैं, ओबीसी के जो वर्ग हैं या मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, उनके साथ कुछ ज़्यादा जाति हो गई है? क्या इसीलिए नीतीश कुमार उनके पुरोधा बनकर, उनके पैरोकार बनकर आगे आ रहे हैं? बात इतनी तक सीमित नहीं है। दरअसल अगर आपको इस गणित को समझना है कि नीतीश कुमार ऐसा क्यों करना चाहते हैं, वो नीतीश कुमार जो 2024 की लोकसभा की राजनीति में अपना पैर जमाना चाहते हैं, जो दिल्ली आना चाहते हैं, जो 2025 का ताज कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव संभालेंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी, अब क्या नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने के रास्ते में ये जातिगत जनगणना मददगार साबित हो सकती है? इसी पर कुछ आंकड़ों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मशहूर संस्था है CSDS, उसने बहुत अच्छे आंकड़े निकाले हैं ओबीसी वोट बैंक के। 1996 से लेकर 2019 तक के ये आंकड़े हैं। इनको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ओबीसी ने किसको कितना वोट किया? 1996 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को 25% ओबीसी वोट करते हैं, बीजेपी को 19% ओबीसी का वोट मिलता है और रीजनल पार्टीज को 66% वोट मिलता है। 99 में कांग्रेस का आंकड़ा घट के 25 से 24 हो गया, बीजेपी का बढ़कर 19 से 23 हो गया, 66 से 63 हो गया। ये वो दौर था 99 का जब वाजपेयी जी की सरकार बनी थी, यानी ओबीसी उसकी तरफ शिफ्ट हुआ, फायदा बीजेपी को मिला, कांग्रेस का नुकसान हुआ। 2004 में यूपीए 1 की जब सरकार बनती है तब के आंकड़े देखिए। कांग्रेस का आंकड़ा 24 पे रहता है, बीजेपी का आंकड़ा 23 पे रहता है और क्षेत्रीय दल का आंकड़ा 63 पे रहता है। यानी कोई बदलाव नहीं आता है, केवल 8-9 सीटों का अंतर था और यूपीए 1 की सरकार बन गई थी और वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। इंडिया शाइनिंग का नारा फेल हो गया था। 2009 में आता हूं, यूपीए 2 में 24% वोट ओबीसी कांग्रेस को पसंद करते हैं, 22% बीजेपी को वोट करते हैं और 64% क्षेत्रीय दलों को वोट करते हैं। इस वक्त यूपीए 2 की सरकार बनी थी, आपको याद होगा मनमोहन सिंह को दोबारा प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला था। अब असली खेल आता है इस आंकड़ों का, 2014 और 2019 के आंकड़े। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी, जो कि ओबीसी कास्ट के हैं, उनको अपना प्रधानमंत्री के तौर पर चेहरा प्रोजेक्ट किया। अब मुकाबला शुरू होता है। कांग्रेस जो कि 24% पे थी 2009 में, उसको 15% ही ओबीसी वोट करते हैं, यानी 9% की गिरावट आती है। बीजेपी जो कि 22% पे थी वो बढ़ के 34% पे आ जाती है, यानी 12% ज़्यादा ओबीसी बीजेपी के हक में वोट करते हैं। और तो और जो क्षेत्रीय दल 64% पे थे वो 51% पे आ जाते हैं, यानी इनके खाते में भी गिरावट आती है। अब बात करता हूं 2019 की। 14 से 19 के बीच में ओबीसी कास्ट के नरेंद्र मोदी ने अपना पैर जमा लिया था, दिल्ली की राजनीति में भी और देश भर के तमाम वोटरों के मन में भी। कांग्रेस 15 की 15% पे रहती है 14 से 19 के मुकाबले, ओबीसी वोटों की बात कर रहा हूं। बीजेपी 34 से बढ़कर 44 हो जाती है, यानी और 10% का इजाफा। और क्षेत्रीय दल 51 से घटकर 41 पे आ जाते हैं, यानी 10% का नुकसान। यानी बीजेपी को जो ओबीसी 1996 में केवल 19% वोट करते हैं, वो 2019 आते आते 20 सालों में, 23 सालों में 44% पे आ जाते हैं। 19% से 44%, आप देख सकते हैं करीब 23-24% का हाइक होता है बीजेपी के खाते में आने वाले ओबीसी वोटों का। और ये वो बीजेपी है जिसको अगड़ों की पार्टी कहते हैं, जिसको सवर्णों की पार्टी कहते हैं, जिसको ब्राह्मण ठाकुरों और बनियों की पार्टी कहते हैं, उसके पास ओबीसी जा रहा है। ये वो ओबीसी है जो क्षेत्रीय दलों को नुकसान पहुंचाता है। यादव समाजवादी पार्टी के हों या आरजेडी के हों, यूपी में, बिहार में, कुर्मी नीतीश कुमार के वोट बैंक हो बिहार में, या मायावती के साथ आने वाला शेड्यूल कास्ट हो या फिर जाटव हो, ये लोग, ये चारों पांचों बड़ी पार्टियां जो उत्तर भारत की हैं, जो कि ओबीसी वोट बैंक पर फलती फूलती हैं, उनको 19 में ज़बरदस्त नुकसान होता है। मोदी की भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। इसीलिए अब इन पार्टियों को लगता है, तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को, कि अगर हमको
हिंदुत्व का कोई कार्ड चाहिए, नरेंद्र मोदी का कोई कार्ड चाहिए, तो वो जातिगत जनगणना हो सकती है, क्योंकि जातिगत जनगणना के आधार पर उनका जो अपना खोया वोट बैंक है, जो छिटक कर बीजेपी के पास चला गया है, उनको वो अपने खाते में ला सकते हैं। यादव मोटे तौर पर दोनों बड़ी पार्टियों के पास आ चुके हैं। हमने हाल के विधानसभा चुनावों में देखा, चाहे वो यूपी के समाजवादी पार्टी के लिए आए हों या बिहार में आरजेडी के लिए आए हों, लेकिन जो ओबीसीज के अंदर में जो अति पिछड़ा वर्ग है, जिसको मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, वो बीजेपी के पास चला गया है। उसी को बटोरने के लिए ये पूरी कास्ट सेंसस की कवायद की जा रही है। नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि हम सामाजिक संरचनाओं की को मददगार साबित होगा, इस तरह की जो कास्ट सेंसस के डेटा निकलकर सामने आएंगे उससे हम अति पिछड़ों का मदद कर सकेंगे। लेकिन मेरा बहुत सीधा सा सवाल है जो मैं जानना चाहता हूँ आप तमाम लोगों से भी और राजनीतिक पार्टियों से भी, कि भाई लालू यादव की सरकार रह चुकी, नीतीश कुमार कई बार मुख्यमंत्री रह चुके, अखिलेश यादव मुलायम सिंह की सरकार रह चुकी, मायावती की यूपी में सरकार रह चुकी, क्यों इन लोगों ने कास्ट सेंसस नहीं कराया अभी तक? कभी कराने की नौबत क्यों नहीं पड़ी? इसी बार क्यों नौबत पड़ रही है? बहुत सीधी सी बात है कि इनको बीजेपी को हराने का एक मुद्दा दिखाई देता है।